तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक रे डालियो की बहुत ही मशहूर किताब प्रिंसिपल्स के बारे में। देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। इसे आप जीवन और काम को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया कह सकते हैं। आज की हमारी इस चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले रे डालियो की पृष्ठभूमि समझेंगे, फिर हम बात करेंगे उनके जीवन सिद्धांतों की, उसके बाद कार्य सिद्धांतों यानी वर्क प्रिंसिपल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी निष्कर्षों पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर रे डालियो ने अपने दशकों के अनुभव, अपनी गलतियों और उन गलतियों से ली गई सीख को कुछ खास मार्गदर्शक सिद्धांतों में पिरोया है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो असल में किसी को भी जिंदगी की उलझनों से निपटने में बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को देखें तो ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है और मजे की बात यह है कि हर एक हिस्सा अपने से पिछले हिस्से की नींव पर खड़ा है। मतलब शुरुआत होती है डालियो की अपनी निजी यात्रा से, फिर बात आती है उनके जीवन के सिद्धांतों पर और फिर वो समझाते हैं अपने कार्य सिद्धांतों को। चलिए इन्हें एक एक करके विस्तार से डिकोड करते हैं। भाग 1, मेरी पृष्ठभूमि, यानी अध्याय 1 से 8 तक। इस पहले सेक्शन में डालियो अपनी खुद की शुरुआत की कहानी सुनाते हैं। वो ये बात एकदम साफ कर देते हैं कि उनके ये जो सिद्धांत हैं ये कोई किताबी बातें या कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये उनके असल जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों की भट्टी में तप कर निकले हैं। सोचिए, उनकी ये कहानी महज 12 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, जब उन्होंने पहली बार एक एयरलाइन का स्टॉक खरीदा था। वो बाजार के रोमांच से पूरी तरह मुग्ध हो गए थे। फिर 1975 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट से उन्होंने ब्रिजवाटर एसोसिएट्स की नींव रखी। लेकिन असली ट्विस्ट आता है 1982 में। उन्होंने आर्थिक मंदी को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की, जो पूरी तरह गलत साबित हुई। नतीजा, उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। नौबत यहां तक आ गई कि परिवार का खर्च चलाने के लिए उन्हें अपने पिता से पैसे तक उधार लेने पड़े। लेकिन इस भयानक असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उन्हें ध्यान और चिंतन की ओर मोड़ दिया। उन्हें महसूस हुआ कि ध्यान ने उन्हें गजब की स्पष्टता दी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि दर्द और आत्मचिंतन जब मिलते हैं ना, तभी असली प्रगति होती है। हर असफलता अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। तो हालांकि ये पूरा का पूरा सेक्शन एक आत्मकथा जैसा लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये सिर्फ एक यादों का पुलिंदा नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि कैसे जीवन की सबसे बड़ी गलतियों और भयानक असफलताओं की आग में तपकर ही सबसे मजबूत सिद्धांतों का निर्माण होता है। अब हम आ गए हैं भाग 2 पर, जो है जीवन सिद्धांत। यहाँ डालियो अपनी व्यक्तिगत कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस लाइफ फिलॉसफी की बात करते हैं जो असल में किसी को भी एक बेहतर, संतुलित और स्पष्ट जिंदगी जीने का रास्ता दिखा सकती है। उनका पहला और अगर मैं कहूँ तो सबसे पावरफुल जीवन सिद्धांत है, वास्तविकता को अपनाएं और उससे निपटें। होता क्या है कि हम अक्सर दुनिया को वैसा देखना चाहते हैं जैसी हम चाहत रखते हैं, है ना, न कि जैसी वो असल में है। लेकिन डालियो यहाँ बिल्कुल साफ कहते हैं कि असलियत चाहे कितनी भी कड़वी या बुरी क्यों ना हो, उससे लड़िए मत, उसे पूरी तरह स्वीकार कीजिए और उसी कठोर सच के आधार पर अपनी आगे की रणनीतियां बनाइए। जिंदगी में सफल होने के लिए ना वो एक कमाल की 5 चरणीय प्रक्रिया यानी 5 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले अपने लिए एकदम स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं तो आएंगी ही, उनसे भागे नहीं, उनकी पहचान करें। फिर उन समस्याओं के बिल्कुल मूल कारण तक, उनकी जड़ तक जाएं। उसके बाद उस जड़ को खत्म करने के लिए एक सटीक समाधान डिजाइन करें और अंततः उस समाधान पर तब तक लगातार काम करते रहें जब तक समस्या सुलझ ना जाए। है ना काफी प्रैक्टिकल? इस पूरी प्रक्रिया में एक समीकरण बहुत अहम है जिसे डालियो अपना मूल मंत्र मानते हैं। दर्द और आत्मचिंतन मिलकर प्रगति लाते हैं। वो मानते हैं कि गलतियां कोई फुल स्टॉप या अंतिम असफलता नहीं है, बल्कि ये एक प्रतिक्रिया चक्र है, एक फीडबैक लूप है जो हमें सीखने और भी बेहतर बनने का मौका देता है। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है मौलिक सत्य और पारदर्शिता। भले ही ये शुरुआत में थोड़ा असहज लगे, लेकिन खुद से और दूसरों से हमेशा पूरी ईमानदारी की उम्मीद करनी चाहिए। डालियो एक और शानदार बात कहते हैं कि हमारे अंदर मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, एक डिजाइनर जो भविष्य की योजना बनाता है और एक कार्यकर्ता जो उस योजना को लागू करता है। एक सफल इंसान को इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना आना चाहिए
और अंत में हमें जिंदगी को विकास और अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जहां सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों की तुलना में कितनी तेजी से सीखते हैं। अगर इसे हम संक्षेप में समझें तो ये सारे अध्याय हमें अपने जीवन को एक मशीन की तरह देखने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसा व्यवस्थित सिस्टम जिसे अगर सही से समझ लिया जाए ना, तो उसमें लगातार सुधार किया जा सकता है और बेहतरीन नतीजों के लिए उसे पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं भाग 3 पर, कार्य सिद्धांत। इस अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में डेलियो ने विस्तार से समझाया है कि अपने इसी जीवन दर्शन को बड़े संगठनों और विशेष रूप से हमारे कार्यस्थलों पर कैसे लागू किया जा सकता है। कार्यस्थल के लिए उनका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी विचार है विचार योग्यतावाद या आइडिया मेरिटोक्रेसी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी में फैसले किसी के पद या रुतबे को देखकर नहीं होने चाहिए, बल्कि सबसे बेहतरीन विचारों के आधार पर होने चाहिए। इसी तरह वो विश्वसनीयता आधारित निर्णय की बात करते हैं, मतलब हर किसी की राय बराबर नहीं होती, उस व्यक्ति की बात को ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए जिसके पास उस काम की गहरी विशेषज्ञता है। आपको पता है, ब्रिजवाटर में कार्यस्थल पर पूर्ण पारदर्शिता का पालन किया जाता है। वहां मीटिंग्स रिकॉर्ड होती हैं और गलतियों का सबके सामने विश्लेषण होता है ताकि हर कोई सीख सके। और जब भर्ती की बात आती है तो वो कौशल से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि उम्मीदवार कंपनी के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कितना तालमेल बिठा पाता है। इसके साथ ही डेलियो मानते हैं कि एक बेहतरीन संगठन सार्थक काम और गहरे संबंधों की संस्कृति पर टिका होता है, जहां आपसी विश्वास और सम्मान सबसे ऊपर हो। पूर्वाग्रह और मानवीय गलतियों को कम करने के लिए वो कहते हैं कि प्रबंधन को एल्गोरिदम और स्पष्ट प्रक्रियाओं के जरिए पूरी तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए। और इन्हीं स्केलिंग सिद्धांतों को अपने हर छोटे बड़े निर्णय में शामिल करके ब्रिजवाटर एक छोटे से अपार्टमेंट वाली फर्म से दुनिया का सबसे बड़ा और सफल हेज फंड बन सका। तो कुल मिलाकर ये जो खंड है, ये पूरी तरह से व्यावहारिक है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं सिखाता, बल्कि ये असल में बताता है कि ऐसे शानदार संगठनों का निर्माण कैसे किया जाए जहां सच बोलने की आज़ादी हो और जहां उत्कृष्टता का विकास अपने आप एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाए। चलिए, अब हम अपनी इस पूरी चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, अंतिम विचार। अपने विचारों को विराम देते हुए डेलियो इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि ये सिद्धांत कोई अस्थायी नियम या शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये हमेशा काम आने वाले शाश्वत उपकरण हैं। ये हमारे जो मूल मूल्य है ना, उन्हें सीधे हमारे दैनिक कार्यों से जोड़ते हैं, जिससे मुश्किल समय में भी हमें सही, स्पष्ट और निरंतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। एयरलाइन के शेयर खरीदने वाले एक छोटे से जिज्ञासु लड़के से लेकर एक विशाल वैश्विक हेज फंड का नेतृत्व करने तक की उनकी ये पूरी अविश्वसनीय यात्रा इसी बात को साबित करती है कि अगर सिद्धांत सही हों तो वो व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों की पूरी तरह से काया पलट कर सकते हैं। तो अब अंत में सोचने वाली बात यह है कि हम सबके जीवन को चलाने वाले वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जिन्हें हमने शायद अब तक पहचाना ही नहीं है।